हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन क्या है और ये कितने तरीके के होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सैचुरेट, अनसैचुरेट, सुपर सैचुरेट, ये सब क्या होता है, सॉल्यूशन और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकता है, ठीक। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? लेक्चर सेकंड। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है, पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी। आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मस्त है, अच्छा है, ठीक। हम लोगों को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। हम पढ़े थे सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते थे। दो उसके कंपोनेंट थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। आप तो पढ़े ही थे, सब पढ़े थे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो विलेयता एक सिंपल से टर्म में कहें तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? ये देखो, आप पढ़े थे, दो चीज़ होता है। अगर हम वाटर में सॉल्ट डाल रहे हैं, आप याद कीजिए, तो ये वाटर में सॉल्ट डाल रहे हैं, ये क्या होता था? सॉल्वेंट। विलायक, ये क्या था? सॉल्यूट, यानी विलेय। तो याद रखिएगा, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक। तो विलेयता सॉल्यूट के, किसका? सॉल्यूट के घुलने की क्षमता को, डिसॉल्व होने की ही क्षमता को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये कहीं अलग से नहीं आता। सॉल्युबिलिटी क्या है? यानी सॉल्यूट के विलेय के घुलने की ही क्षमता को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। पर हम इसको ऐसे कह नहीं सकते ना, इसका हमें एक एग्जैक्ट फिक्स डेफिनेशन देना होगा ना। तो आइए हम इसका फिक्स डेफिनेशन देते हैं। क्या? फिक्स टेम्परेचर पे, यानी एक कांस्टेंट या फिर कहिए एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक। अब जब किसका? सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स हो तो इसमें सॉल्यूट का मैक्सिमम जितना अमाउंट डाल सकते हैं, घोल सकते हैं ना, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जितना घोल सकते हैं, इसे ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कैसे बोलेंगे? एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट के जितना अधिक से अधिक घोला जा सकता है उसको घोल सकते हैं कि विलियन क्या हो? सैचुरेट रहे, मतलब पूरी तरीके से घुला रहे, तो उसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। हम हिंदी में भी डेफिनेशन बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे। तो क्या कह रहे हैं? एक निश्चित ताप पर विलेय की उतनी मात्रा जो एक निश्चित विलायक में घोला जा सके, उसे विलेयता कहते हैं। क्या? एक निश्चित ताप पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर विलेय का वो अधिक से अधिक मात्रा जिसको एक निश्चित विलायक में हम घोल सकते हैं, डाल सकते हैं, तब तक घुलता रहे, उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी, है ना। इंग्लिश में बोले तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व इन फिक्स सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या कि एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना अधिक से अधिक मात्रा को घोल सकते हैं उसे ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी ले देकर के हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड का या लिक्विड का या गैस का लिक्विड में घुलने का क्षमता होता है, यानी घोलने की क्षमता को, विलेय करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो लास्ट में इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? कि क्या बोलोगे कि क्या एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट घोल सकते हैं उसे उसके सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक। आपको पढ़ना है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए देखते हैं कि कैसे पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है? फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो हम पहले पढ़ेंगे, पहले किसके लिए पढ़ेंगे? सॉलिड के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? सॉलिड के लिए, है ना।
पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहले इसको पढ़ेंगे। ठीक, हमें पढ़ना था विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित इफेक्ट पहुंचाने वाले कारक, जिसमें हम पहले किसको पढ़ रहे हैं, सॉलिड को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, गैस में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए अलग अलग हम बता रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी द्रव में ठोस की विलेयता। ठीक, अब डिपेंड करता है ये किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो हम पढ़ रहे हैं कि द्रव में ठोस की विलेयता, पहला कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता। अब हम देखेंगे क्या कि द्रव में ठोस की विलेयता पर कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कंसंट्रेशन देखो दो का हो सकता है, एक तो खुद सॉल्यूट का हो सकता है और दूसरा सॉल्वेंट का हो सकता है। किसका हो सकता है कंसंट्रेशन, दो का, सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है। ठीक, तो सॉल्यूट किसको कहते थे, विलेय को कहते थे, और सॉल्वेंट किसको कहते थे, विलायक को। ठीक, याद रखिएगा कि लिक्विड में सॉलिड की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हम पहला किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, अमाउंट, तो अमाउंट दो का हो सकता है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। तो अगर हम पहले सॉल्यूट की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्यूट की बात करें, तो अगर हम देखते हैं ना तो सॉल्ट वाटर में घुलता है। सॉल्ट कहाँ घुलता है, वाटर में। ठीक है ना, पर इसी सॉल्ट को आप अगर बेंजीन में डालेंगे तो नहीं घुलेगा। पर ऐसा क्यों, अब इसी वाटर में आप CCl4 डालेंगे तो नहीं घुलेगा, पर बेंजीन में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे तो घुलेगा। ऐसा क्यों भाई, कि कोई चीज़ पानी में घुल रही है, कोई चीज़ पानी में नहीं घुल रही है, कोई चीज़ बेंजीन में घुल रही है, कोई चीज़ बेंजीन में नहीं घुल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई चीज़ किसी में घुल रहा है और कोई नहीं घुल रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है, ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड पे डिपेंड करता है ना, कि वाटर के बीच का बॉन्ड कैसा है, NaCl के बीच का बॉन्ड कैसा है। तो बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो जिस तरीके का कंपाउंड होगा वो उसी तरीके के सॉल्यूशन में घुलता है। मतलब अगर NaCl आयनिक है तो ये आयनिक सॉल्यूशन में ही घुलेगा। अगर CCl4 कोवैलेंट मतलब सहसंयोजी है, आयनिक नहीं है, तो ये कोवैलेंट में ही घुलेगा, कभी भी आयनिक में नहीं घुल सकता। इसीलिए कहा गया था ये लाइन, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, कि जो जैसा होता है वो उसी को ही घोलता है। याद रखिएगा इस बात को, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्यूशन में ही घुलता है और कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट सॉल्यूशन में घुलता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आयनिक किस में घुल जाए, कोवैलेंट में। मतलब हम आपको अगर अच्छे से समझाना चाहें तो आप समझ सकते हैं। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे NaCl है और वाटर है यानी H2O है। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो Na++Cl-, इसको तोड़ेंगे तो H++OH-। ठीक, तो जब ये NaCl आयंस में टूटता है और ये वाटर्स आयंस में टूटता है, तो आयंस में टूटने के कारण दोनों के बीच का बॉन्ड क्या है, सेम तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, सेम तरीके से। इसलिए ये और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और घुल जाता है। यानी आयनिक सॉल्यूशन में किसको घुला जा सकता है, आयनिक को। इसीलिए हम कह रहे हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी वाटर आयनिक है तो इसमें हम KCl घोल सकते हैं, H2SO4 घोल सकते हैं, ग्लूकोज घोल सकते हैं। ये सब चीज़ें जो आयंस में ब्रेक हो जाती हैं उसको घोल लेते हैं। ठीक, अब उधर दूसरी तरफ अब कह रहे हैं CCl4 ये कोवैलेंट है। और दूसरी बात करते हैं ईथर। आप आगे पढ़ेंगे ईथर ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में, ईथर ये कंपाउंड है। तो कभी भी CCl4 को अगर हम ईथर में डालेंगे तो इसी में घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट है, ये आयंस में नहीं टूट सकता, और ईथर भी कोवैलेंट से, ये भी आयंस में नहीं टूट सकता। तो दोनों के बीच का बॉन्ड क्या है? सेम है, दोनों के बीच का बॉन्ड सेम है, इसलिए ये इसमें घुलेगा। अब आप अगर CCl4 को अगर आप वाटर में घोलना चाहो तो नहीं घुलेगा भाई, क्योंकि इसका बॉन्ड कोवैलेंट है, इसका बॉन्ड आयनिक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक में नहीं घुलते हैं, कोवैलेंट कोवैलेंट में घुलते हैं, आयनिक आयनिक में घुलते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी आयनिक कंपाउंड आयनिक सोल्यूशन में घुलता है, कोवैलेंट कोवैलेंट में घुलता है, कोई किसी दूसरे में घुल नहीं सकता। तो ये बात था सॉल्यूट, यानी कौन किस में घोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। किसकी बात करते हैं? सॉल्वेंट की। आओ देखो, ठीक। अब अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, किसकी? सॉल्वेंट का, यानी विलायक। तो सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। क्यों? आप खुद सोचिए, 1 kg सॉल्ट को 5 लीटर वाटर में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब ये वाटर 5 की जगह अगर 10 कर दें तो बताओ और ज़्यादा सॉल्ट घुलेगा कि नहीं? घुलेगा। और 10 की जगह अगर 50 लीटर कर दिए तो और ज़्यादा घुलेगा कि नहीं? घुलेगा। मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी, विलेयता बढ़ता है। याद रखिएगा, जब कभी भी आप विलायक का अमाउंट बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी, आपका विलेयता बढ़ता हुआ जाएगा। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए, अब एक हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं, जो हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे पर उस समय एक्सप्लेन नहीं किए थे, क्योंकि उसकी ज़रूरत अब आज है, और वही चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखिए कैसे। देखिए, आराम से समझिएगा। देखिए कैसे बता रहे हैं। ये कंटेनर है, ठीक। इसमें वाटर है। क्या है? वाटर। कोई सॉलिड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? सॉलिड डाल रहे हैं, ठीक। तो शुरू में सॉलिड यानी सॉल्ट डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि इसमें डालेंगे घुलेगा, डालेंगे घुलेगा, डालेंगे घुलेंगे, लेकिन डालते डालते एक समय ऐसा आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा। यही ना बताया था कि जब तक डालने पर घुल रहा था, जैसे ही घुलना बंद हो गया था उसी को क्या कहते हैं? सैचुरेट सोल्यूशन, और उसके पहले तक को अनसैचुरेट सोल्यूशन। तो जब सॉलिड NaCl इसमें डाल रहे हैं तो घुल रहा है, डाल रहे हैं तो घुल रहा है, फिर एक समय के बाद घुलना बंद हो जाता है। तो उस समय हम क्या बोले थे? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जितना गैप होता है, स्पेस होता है, NaCl का मॉलिक्यूल जा करके उस गैप को भर देता है, इसलिए उसके बाद घुलना बंद हो जाता है। था कि नहीं? लेकिन अब वही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे होता है। देखिए, अब समझिएगा आराम से। अब जब NaCl को वाटर में डालते हैं तो NaCl वाटर में आने के बाद, किस में आने के बाद? वाटर में NaCl आने के बाद ये आयंस में टूटता है। किस में टूटता है? आयंस में टूट जाता है, ठीक। जब NaCl को आप वाटर में डालते हैं तो ये आयंस में टूटता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है। आप डालते जाते हैं, टूटता जाता है, घुलता जाता है, डालते जाते हैं, टूटता जाता है, घुलता जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है ना कि इसके कुछ जो मॉलिक्यूल जो अंदर आकर के टूटे हैं, क्या ये जो मॉलिक्यूल अंदर आकर के टूटे हैं, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक, ये जो अंदर आकर के टूटे और हम जो डाल रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आता है कि जितना हम मॉलिक्यूल अंदर डाल रहे हैं उसका डालने के बाद जो टूट चुके हैं, यानी जो ब्रेक हो चुके हैं, जो ब्रेक हो चुके हैं आयंस में, और ठीक, और जो डाल रहे हैं वो जो डाल रहे हैं जो अनब्रेक है, ठीक, ये दोनों का अमाउंट क्या होता है? बराबर। और इसी पे क्या आ जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है इक्विलिब्रियम, जिसपे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रिएक्शन बराबर और एक घुलना बंद। हम क्या कह गए? हम बोले कि जब आप NaCl को डाले तो इसमें घुल गया, तो घुलता गया, इसमें मॉलिक्यूल इसके घुलते हैं, ठीक। अब आप डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, ठीक। तो अब क्या करें? एक समय ऐसा आएगा कि जितना इसमें घुल गया है वो और जो आप डाल रहे हैं वो, दोनों, जो घुल गया वो और जो डाल रहे हैं वो, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया जब दोनों बराबर हो जाएगी तो जो घुले हैं
और जो घुलने के लिए बचे हैं उन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। और जैसे ही इक्विलिब्रियम, या क्लास 11th में था, जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था आ जाएगा, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा, तो घुलना क्या होगा, बंद हो जाएगा, और उसमें तब जाकर के आपका नीचे NaCl तैरने लगेगा, पड़ने लगेगा, और यही होता है। ठीक, अब इसी जब घुलना बंद हो जाता है, तो अगर आप इसी के घुलने बंद होने के कंडीशन को ही आप क्या कहते हो, सैचुरेट सॉल्यूशन, और इसी साम्य के पहले की कंडीशन को क्या कहा जाता है, अनसैचुरेट सॉल्यूशन। साम्य के बाद के कंडीशन को क्या कहा जाता है, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। तो समझ में आया, यही जब तक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक कोई पदार्थ जल में घुलता है, जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है घुलना बंद हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ गए होंगे कि घुले हुए और जो नहीं घुले उनके बीच इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक, अब ये था क्या, कंसंट्रेशन का इफेक्ट किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। आइए देखते हैं। देखिए, हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, किसी भी सॉलिड का लिक्विड में विलेयता के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, ये इसका आंसर आता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी यानी ठोस की विलेयता जल में बढ़ती है। हमेशा ये सोचते हैं, पर ये गलत है। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते, इसके लिए कंडीशन अप्लाई होगा, है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा कि नहीं, उसकी विलेयता, डिसॉल्व होने की क्षमता बढ़ेगी कि घटेगी, ये बात करता है वो किस तरीके का कंपाउंड है इस पर। मतलब कि रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। समझ पा रहे हो कि एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा छिपी, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक एनर्जी चाहिए होता है। ठीक, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं एक्सोथर्मिक। ठीक, क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड, आप पहले ली चटेलिए प्रिंसिपल को क्लास 11th के, उसके बेसिस पे चलिए, फिर ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक, अगर रिएक्शन, पहले याद रखिएगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर एनर्जी, क्या एनर्जी, आराम समझिए, क्योंकि 11th में अगर आप पढ़े हैं तो आपको इजी होगा, नहीं तो टफ हो जाएगा। एनर्जी निकल रही है, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए, साम्य होने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, लो करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले ही से निकल रहा है ना। और अगर एनर्जी चाहिए होता है तो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम के लिए। ये याद रखेगा कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, इक्विलिब्रियम के लिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी निकल रहा है, तो फिर से एनर्जी देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब वही एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जिसके लिए एनर्जी नीड है, चाहिए, जरूरत है, तो हम एनर्जी देते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड है इसलिए इसको देते हैं, और इसमें पहले से निकल रहा है इसलिए इसको नहीं देते हैं, कम करते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम लो टेम्परेचर पे आता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम हाई टेम्परेचर पे आता है। समझ में आ रहा है ना, कि अब इसी से हम समझा देंगे, तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप 11th में पढ़े नहीं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आएगा, लो पर, और एंडोथर्मिक के लिए, अब देखिए हाइट, देखिए कैसे हम कह रहे हैं, आराम समझिए। अब जब नॉर्मली, ये नॉर्मली यानी 95% तक, ठीक, नॉर्मली 95% तक किसी भी कंपाउंड को आप वाटर में डालते हैं, क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं। नॉर्मली 95% यानी मैक्सिमम किसी भी कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो वो ब्रेक होता है। क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक, जब किसी भी कंपाउंड को आप वाटर में डाल रहे हैं वो ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी नीड होता है। हम पहले ही बताए हैं आपको, आज से नहीं, आप हम पहले ही बता चुके, क्लास 10th के ही चैप्टर में हैं,
फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, क्या कि जब नॉर्मली किसी कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में ब्रेक होता है, आयंस में टूट जाता है, और जब कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो एनर्जी नीड होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है और रिएक्शन तेज हो जाता है। तो मतलब अगर कोई कंपाउंड इंडोथर्मिक है, क्या है इंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ेगी। अब क्लियर हुआ कि एंडोथर्मिक, अगर कोई कंपाउंड वाटर में जाने के बाद आयंस में टूट जाता है और उसको एनर्जी चाहिए तो हम उसको टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। यानी वो हर एक चीज़, आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो हर एक चीज़ जो पानी में जा कर के आसानी से घुल जाती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विलेयता, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक, ये था पहला, ये वाला केस इंडोथर्मिक। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक, अब एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल के लिए आपको समझना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, अरे कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चुना, क्या कहते हैं इसको, बिना बुझा चुना। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, अब इसको हम जब वाटर में डालते हैं, क्या करते हैं, वाटर में डालते, तो यहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। आप अच्छे से देखे होंगे कि जब चूना को पानी में डाला जाता है तो चूना खौलने लगता है, क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो जब आप खुद सोचिए एनर्जी रिलीज हो रही है, पहले से ही निकल रही है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ टेम्परेचर घटाना होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इक्विलिब्रियम बैक आएगा और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, यानी ऐसे कंपाउंड जो इंडोथर्मिक है उसके केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, और ऐसे कंपाउंड जो एक्सोथर्मिक है उसके केस में बढ़ती है तो बहुत घुमावदार, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं, बस वो कंपाउंड जो वाटर में जाने के बाद आयंस में ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज नहीं करते तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और ये रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। ऐसे कंपाउंड जो वाटर में जाने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है। तो आप रिजल्ट ये निकाल पाएँ, आप इस पूरे हमारी बातों से रिजल्ट ये निकला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक, और दूसरा एक्सोथर्मिक की डिक्रीज करती है। इतने याद रखेगा कि अब याद रखेगा, अब मत कहिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, नहीं, बात किसकी की जा रही है, इंडोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक की, ये आपको जानना होगा। ठीक, तो ये था टेम्परेचर का। अब हम बात करते हैं प्रेशर की बात। देखो, अब हमें पढ़ना है प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। याद रहे हम किसकी पढ़ रहे हैं, सॉलिड की, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, तो प्रेशर को बढ़ाने पर सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास होते हैं, इनमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब संपीड्यता बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से प्रेशर को बढ़ाने की वजह से कोई नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। मतलब प्रेशर बढ़ाने पर किसी भी सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी संपीड्यता बहुत ज़्यादा होता है और ये घुलने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यही आगे देखिएगा, इसी जस्ट आगे गैस को अगर लिक्विड में डालेंगे तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उसका और लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक जैसा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, प्रेशर बढ़ाने पे नो इफेक्ट। तो एक बार अगर हम रिकॉल करें तो हम पढ़े थे कि क्या सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो कंसंट्रेशन, तो हम पढ़े लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक। दूसरा हम पढ़े टेम्परेचर, तो पढ़े इंडोथर्मिक के लिए बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक के लिए घटेगा। तीसरा पढ़े प्रेशर, तो नो चेंज, ठीक। अब हमें पढ़ना है गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। अभी तक हम किसकी पढ़ रहे थे, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। आइए देखते हैं कैसे होता है, आइए देखते हैं।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का द्रव में विलयता। ठीक, गैस का द्रव में विलयता। आप नॉर्मली देखे होंगे कि कोई पानी है, कोई वाटर है, तो उस वाटर में ऑक्सीजन O2 घुलता है पर कम अमाउंट में घुलता है, लेकिन अगर उसी में HCl को डाल दे तो ज़्यादा घुलता है ना। क्या किसी पानी में वाटर में ऑक्सीजन कम घुलता है लेकिन उसी में HCl ज़्यादा घुलता है, यानी हम कह सकते हैं कि गैस पानी में घुलता है। ठीक, गैस पानी में घुलता है, और यही कारण है कि अगर पानी में O2 घुला है तभी वाटर में रहने एनिमल्स एनिमल्स के लिए क्या है, लाइफ है। अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं रहता तो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स, प्लांट का क्या हो जाता, डेथ हो जाता। समझ में आ रहा है? यानी वाटर में जो ऑक्सीजन घुली है उसी की वजह से वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल और प्लांट क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन कम घुलता है गैस में, गैस ऑक्सीजन जो है वाटर में कम घुलता है, HCl ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं कि गैस भी वाटर में घुलता है। ठीक, अब इसी के घुलने पर हमें प्रेशर का और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना है कि किसी भी गैस का लिक्विड में घुलने पर उसके टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। हम क्या पढ़ेंगे भाई? पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी गैस में घुलने पर। आइए देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर का एक बात क्लियर याद रखिएगा, पीछे जो पढ़े थे वो सॉलिड का लिक्विड में था, अब जो पढ़ रहे हैं वो गैस का लिक्विड में है। तो प्रेशर को बढ़ाने पर, प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। किसकी? गैस की, इन लिक्विड। अभी हम पीछे बताए थे, पर सॉलिड का नो इफेक्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच डिफरेंस क्या था, लगभग सेम था, गैप कम था। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, हम आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाएंगे। देखिए, सपोज कीजिए, मानिए और अच्छे से समझिए, एकदम बिल्कुल एक पॉइंट को हम समझेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि इसमें कोई नीचे सॉल्यूशन है, इसमें यहां पर क्या है, ये कोई लिक्विड है। ठीक, ऊपर से ढक दिए, ऊपर क्या है, गैस है। ठीक, इसका टेम्परेचर T, प्रेशर P है। ठीक, क्या कह रहे हैं, एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें नीचे क्या है, लिक्विड है, ऊपर क्या है, गैस है। अब इसका टेम्परेचर T है और प्रेशर P है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल, किसके, गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में अंदर तेजी से आते हैं। ठीक, आने के बाद कुछ घुलते हैं, फिर उसी तरह चले जाते हैं वापस, फिर से वापस, क्योंकि गैस है तो ऊपर उड़ेगा। तो इन दोनों के बीच साम्य होता है, इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मली गैस के मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आते हैं और लिक्विड में जाते हैं, उससे टकराते हैं, उसमें घुलते हैं, जो भी करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो एक समय क्या होता है कि जितना जाते हैं उतना वापस आते हैं, तो जाने की स्पीड अंदर नीचे और ऊपर आने की स्पीड दोनों बराबर। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इन दोनों के बीच क्या आ जाता है भाई, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक, जब इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम आ जाता है, अब उसी समय हम बढ़ाएंगे प्रेशर। अब जब ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे भाई, प्रेशर, ऊपर से प्रेशर पिस्टन से दबाएंगे। बताओ, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है नीचे जाने की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम डैमेज हो जाएगा, नीचे तेजी से जाएगा कि नहीं। जब तेजी से जाएगा तो अंदर घुलने की भी क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। समझ गए, नीचे इसी तरीके से। ठीक, शुरू में ऊपर से नीचे आ रहा था, फिर उतना ही नीचे से ऊपर जा रहा था, इक्विलिब्रियम था, प्रेशर बढ़ाए तो ऊपर से नीचे आने की स्पीड बढ़ गई, और इसी को हम कहते हैं इसीलिए कि प्रेशर को बढ़ाने पर गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ठीक, अब एक बात यहीं से निकल कर के आती है, इस बात को सबसे पहले एक साइंटिस्ट, हेनरी उनका नाम था, क्या नाम था, हेनरी, उन्होंने बताया था। इसलिए उन्होंने
प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से एक लॉ दिया था जिसको हेनरी लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं? हेनरी लॉ। और देखिए वो लॉ क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या कहा था? देखिए हेनरी ने क्या कहा था? कौन सा लॉ भाई? हेनरी लॉ। ठीक, हेनरी का जो लॉ है वो आपको अच्छे से याद रखना होगा कि हेनरी का लॉ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। किस पे है? कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, देखो हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था कि स्थिर ताप पर, क्या? स्थिर ताप पर किसी गैस में, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता, क्या? आराम से, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता, ठीक, द्रव या विलयन के ऊपरी सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे समझो तब आसानी से समझोगे। क्या कहा था? स्थिर ताप पर, क्या? स्थिर ताप पर किसी गैस का लिक्विड में, द्रव में, है ना, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता, द्रव के या लिक्विड के ऊपरी सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब पर क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये है हेनरी का लॉ। ठीक, तो याद रहे, स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलयता उस द्रव या लिक्विड के सतह पर पड़ने वाले आंशिक ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब P प्रोपोर्शनल टू M। ठीक, क्या है? P प्रोपोर्शनल टू M। समझ में आ गया? और M की जगह आप X का ही मान सकते हैं NCERT के अनुसार। ठीक, अब ये है मोल, जहां पर P क्या है? दाब है, और ये काई या X क्या है? ये मोल है, मोल। याद रहे। ठीक, तो पड़ने वाले सतह पर पड़ने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हेनरी का लॉ है। और अगर इसको हम ग्राफ से देखना चाहें तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे ही है। इधर है प्रेशर, इधर है सॉल्युबिलिटी। किया, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी का ले लो, HCl का ही ले लो, किसी का ले लो, कि जितना प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। किसके लिए? गैस के लिए। दिमाग मत लगा देना सॉलिड के लिए। तो ये था हेनरी लॉ। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी गैस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? विलयता पर। ठीक है, समझ गए? तो P प्रोपोर्शनल टू X, अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा देवें तो P बराबर KH, ये X का ही। ठीक, अब यहाँ KH क्या है? ये हेनरी कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी स्थिरांक या कांस्टेंट जो भी कह लो। ठीक, तो याद रहे यही हेनरी लॉ है। क्या? P प्रोपोर्शनल टू X। X क्या था? मोल फ्रैक्शन था। ठीक, तो ये था प्रेशर की बात था। और याद रहे अलग अलग गैस के लिए ये KH की वैल्यू अलग अलग है। ठीक, जितना अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग है, और KH की वैल्यू जितना ज़्यादा एक फिक्स टेम्परेचर पे KH की वैल्यू जितना ज़्यादा विलयता उतना कम होता है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे विलयता बढ़ता है। अब लास्ट टेम्परेचर का देख लो, फिर ख़त्म करो। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या सॉल्युबिलिटी घटती है? ठीक, किसकी? गैस की, गैस इन लिक्विड। याद रहे कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर गैस की लिक्विड में विलयता घटती है। अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए हम लिक्विड की बात करें, तुम सॉलिड में जाके दिमाग मत लगा लेना तुम लोग कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विलयता सॉल्युबिलिटी घटती है। यही कारण है कि गर्म पानी में, किसमें? गर्म पानी में विलयता घट जाने से ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। तो जब गर्म पानी में विलयता घट जाने से ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है तो उसमें जो
मछली उछली सारे एनिमल हैं वो गर्मी के समय में बार बार ऊपरी तली पर आकर के सांस लेते हैं और उसी समय मछुआरे को पकड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। पर ठंडी के समय में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो क्लियर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, गैस की, घटती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि, ठीक, तो ये पूरा हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त कैसे किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं और हाँ, पढ़ते रहें और अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।